हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के आज के इस वीडियो में हम 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि को जानने वाले हैं। याद रखेंगे कि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसलिए मैं कहूँगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इन सभी को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये सभी जितने भी प्रयोगशाला विधि है जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के चांसेस हैं, इन सभी को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, चैप्टर 8। और इस चैप्टर 8 का ही ये वन शॉट वीडियो है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से आपकी प्रयोगशाला विधि पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसमें मतलब इससे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पूछते, इससे प्रयोगशाला विधि ही पूछा जाता है। और इस चैप्टर का ये वन शॉट हम कह सकते हैं वीडियो है जिसमें हम सभी प्रयोगशाला विधि को जानेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहला हमारा यहाँ पे आ जाता है कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। चलिए, तो फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि में हम क्या जानेंगे कि जब मेथिल एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये हमसे कहा जा रहा है जी। सबसे पहले ध्यान से आप समझेंगे तो कह रहा है कि यहाँ पे हमें क्या लेने को कह रहा है कि सबसे पहले आपको मेथिल एल्कोहल लेना है और उसको ऑक्सीजन के साथ हमें क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है ना। तो गर्म करेंगे तो मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं हम रासायनिक समीकरण। यहाँ पे हम दिखाएं आपको रासायनिक, यहाँ पे समीकरण लिखकर हम दिखा देते हैं कि कैसे आता है जी ये। तो समीकरण देख लीजिए। सबसे पहले हम मेथिल एल्कोहल को लेंगे। मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। यह हमारा मेथिल एल्कोहल हो गया, एक कार्बन है तो इसके हम 2 अणु लेंगे। तो 2 अणु लेने के लिए हम यहाँ पे एक और CH3OH लिख देते हैं। मेथिल एल्कोहल के 2 अणु हो गए। अब उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन के साथ हम क्या करा देते हैं, क्रिया करा देते हैं। और किसकी उपस्थिति में? प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और कितने डिग्री सेल्सियस? 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करते हैं, इसको गर्म कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कैसे मिलेगा, बात को समझिएगा। फॉर्मल्डिहाइड हमें मिल जाता है, तो देखिए यहाँ पे कैसे मिलता है हमें। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है HCHO। तो इसके हमें 2 अणु प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इसके हमें 2 अणु प्राप्त होते हैं। उसके बाद यहाँ से H2O ये बाहर निकल जाता है। कैसे आया, बात को अभी समझिएगा। देखिए होता ही है दोस्त, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। यहाँ से सबसे पहले ना, यहाँ से 2 हाइड्रोजन है वो हमारे निकलते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे आप। जैसे यहाँ पे मैं अगर ऐसे कहूँ तो ध्यान से समझेंगे आप। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऊपर वाले में अगर मैं देखूँ तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ का एक ऑक्सीजन निकलता है, समझिएगा। यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH निकला। इसमें से फिर से एक हाइड्रोजन है, यहाँ का OH निकला। तो ऊपर वाले में देखें तो एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ऊपर निकल रहे हैं, एक ऑक्सीजन भी निकल रहा है, तो एक H2 हो गया। और नीचे में भी देखेंगे एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है और फिर से ऑक्सीजन भी निकल रहा है, तो एक और H2 बन रहा है। तो मतलब ऊपर और नीचे इन दोनों को मिलाकर 2 जल के अणु बाहर निकलते हैं। तो इसलिए हम 2 जल के अणु यहाँ पे बाहर निकाल दिए। तो अब बचा क्या, यहाँ पे बचा ये दोस्त, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन बचा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन में से एक निकल गया है, तो 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो H2 लिख देंगे। और यहाँ का हम एक O यहाँ पे आंसर रखेंगे
इसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, और नीचे भी अगर हम देखें तो यही ना बचा है CH, और यहाँ पे 2 बचा है, और इसमें का एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया। तो यही तो हमारा, यही तो बना है ना, यही तो बना है CH2O, यही बचे हैं ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को अगर हम इसके आगे ला देते हैं तो यही ना बनेगा जी HCHO, यही बनेगा कि नहीं? सोचिए, एक हाइड्रोजन हम आगे ला दें तो HCHO बनेगा कि नहीं? तो एक CHO ये, अब फिर से इसमें का भी एक हाइड्रोजन आगे ला दें तो ये भी तो HCHO बनेगा। तो यही हमारे 2 HCHO बने हुए हैं, मतलब फॉर्मल्डिहाइड बना हुआ है। देखिए अभिक्रिया ऐसे आपको हम समझाने तौर पे लिख दिए हैं। आप अगर चाहें, देखिए हमने केवल कुछ नहीं किया है, मेथिल एल्कोहल के 2 अणु हमने लेकर ऑक्सीजन के साथ हमने क्रिया कराया है प्लेटिनम की उपस्थिति में और 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो गया है। अगर इसका नॉर्मल आप फिगर, नॉर्मल तरीके से अगर समीकरण लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख देंगे। सबसे पहले हमने मेथिल एल्कोहल ले लिया, इसके हमने 2 अणु ले लिए, ठीक है ना। अब मेथिल एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ हमने क्रिया करा दिया, और किसकी उपस्थिति में? तो प्लेटिनम की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमने क्रिया करा दिया। तो होता है ये कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, 2 मात्रा में HCHO बनता है, और प्लस 2 ही मात्रा में यहाँ पे H2O जल के अणु बाहर निकलते हैं। तो या तो आप ये समीकरण सीधा लिख दें, या मैं समझाने के तौर पे ऐसे आपको बता दिए कि कहाँ से कैसे यहाँ से जल निकल रहे हैं और कैसे ये बन रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है, कैसे ये आते हैं। देखिए मैं तोड़कर सब इसलिए बताता हूँ कि स्टूडेंटों को, अक्सर स्टूडेंटों को है ना, जिनको रिएक्शन समझ में नहीं आते, तो उनको अब समझ में आ जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ का OH निकला तो H2O बना, फिर से यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का OH निकले तो 2 H2O हो गए ना। तो यही 2 H2O जल से अणु के बाहर निकले हैं। तो अब यहाँ पे CH2, और फिर से यहाँ का एक ऑक्सीजन ऊपर जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन नीचे जोड़ देंगे, तो वही हमारा बन रहा है HCHO, 2 अणु बन रहे हैं, तो वही हमने लिख दिया, यही है फॉर्मल्डिहाइड। तो आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है, याद रखेंगे, मेथिल एल्कोहल। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए ये हमारा क्या है, इसको हम लिखते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। चलिए आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगला हमारा नेक्स्ट आता है, ये तो हमारा हो गया प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में इसमें फिगर नहीं बनाना है, जिसमें आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए जिसमें फिगर बनाना अनिवार्य होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें फिगर कुछ भी नहीं बनाना है। अब हम जान लेते हैं कि जो फॉर्मल्डिहाइड बनाने की और भी बहुत सारी विधियां होंगी। प्रयोगशाला विधि तो हमने जान लिया, अन्य विधियां में सबसे पहले एक आता है मेथिल एल्कोहल से। तो एक हमारा मेथिल एल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं। और एक जो हमारा आता है जो है मेथेन से भी हम बना सकते हैं। तो मेथिल एल्कोहल से कैसे हम बनाते हैं ये आप समझ लीजिए। मेथिल एल्कोहल को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम समझें तो देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले मेथिल एल्कोहल को ले लेते हैं CH3OH। ये हमने मेथिल एल्कोहल ले लिया, मेथिल एल्कोहल हमने ले लिया। इसको कॉपर और या हम सिल्वर की उपस्थिति में हम क्रिया करा देते हैं। कॉपर या सिल्वर की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो होता कुछ नहीं है दोस्त, यहाँ से 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है। 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं ना, तो यही 2 हाइड्रोजन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यही 2 हाइड्रोजन में यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि ये 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, बाहर गैसीय रूप में निकल जाते हैं। निकल गए तो अब बचा क्या, यहाँ पे CH2 बचा, CH2 बना, ठीक है ना। 2 एक निकल गया है तो CH2 ही ने बचा है, यहाँ का एक O है तो CH2O बना। तो यही तो हमारा CH2O है, यही तो है फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड ही तो है। तो आप कहेंगे नहीं सर फॉर्मल्डिहाइड का ये सूत्र है। अरे भैया वही है, हमने एक बार आपको कह दिया ना
कि CH2O लिखें या इसी के एक हाइड्रोजन को आगे हम ला देते हैं तो यही हम लिख देते हैं HCHO। तो दोनों बात एक ही है, या तो CH2O लिखें या HCHO लिखें, दोनों बात एक ही है। तो मैं आशा करता हूं फॉर्मल्डिहाइड आप समझ के होंगे। तो ये हमारा सबसे पहले मेथिल एल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड इस प्रकार हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। दूसरा आता है हमारा कि मेथेन से भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मेथेन से कैसे बनाएंगे तो समझिएगा, जैसे कि CH4 हमने ले लिया, ये मेथेन है। अब मेथेन को हम क्या करते हैं, MnO की उपस्थिति में हम ऑक्सीजन से क्या कराते हैं, इसकी क्रिया करा देते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही हम इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या होता है समझिएगा, यहाँ से ना यहाँ से सबसे पहले जब ऑक्सीजन से हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले 2 हाइड्रोजन गैसीय रूप में जैसे यहाँ पे निकला था वैसे ही इसमें से निकल जाता है। तो अब इधर बचा क्या, बचा है ओनली यहाँ पर CH2 बचा है। यहाँ के ऑक्सीजन है तो इसमें से एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है तो वही CH2O बन जाता है। तो यही CH2O फॉर्मल्डिहाइड है। तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। ये क्या है जी, मेथेन है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि भी, और फिर से फॉर्मल्डिहाइड बनाने की 2 अन्य विधियां भी समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसका जानेंगे जो है भौतिक गुण। जब भी ये क्वेश्चन पूछता है ना कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, तो उसके साथ साथ भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग भी आपको पूछ लिया जाता है, और आपको लिखना भी होता है यदि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं तो। ठीक है ना, तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे इसके निम्नलिखित विधियाँ होती हैं। कौन कौन से इसके गुण होते हैं ये समझिएगा। सबसे पहला गुण है कि ये क्या है, यह रंगहीन व क्या होता है, तीक्ष्ण गंध वाला गैस होता है। रंगहीन होता है, कोई भी रंग नहीं होता है, और तीक्ष्ण गंध वाला क्या होता है, ये गैस होता है। दूसरी बात यहाँ पे आता है कि जल से अधिक विलेय होते हैं, मतलब जल में घोलेंगे तो ये आसानी से घुल जाते हैं, यही बात है। तीसरी बात यहाँ पे ये कहा गया, इसे सूंघने पर आंख व नाक से जलन आती है। अगर हम सूंघेंगे तो आंख और नाक से क्या आएगी, जलन आएगी। और चौथा जो हमारा आता है प्रबल संक्रमण नाशक में, प्रबल संक्रमण नाशक में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, अगला हमारा आता है रासायनिक गुण। अब ये रासायनिक गुण क्या होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड के निम्नलिखित रासायनिक गुण हैं, जिसमें से पहला हम देखेंगे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो जब हम क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यही हमें आपको बताना है। ठीक है ना, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, चलिए तो यहाँ पे हम फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में हम क्या ले लेंगे, देखिए फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसके हम 2 अणु लेंगे, तो यहाँ पे ये तो 2 लिख दें, या एक और हम यहाँ पे HCHO हमने ऐसे लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, तो क्रिया कराते हैं तो जानते हैं क्या बनता है, समझिएगा बात को। यहाँ से बनेगा आपका ये, सबसे पहली बात यहाँ से ये इतनी चीज़ें बाहर निकलती हैं। अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है, समझिएगा, ये इतनी चीज़ें, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इतनी चीजें सबसे पहले ये बाहर निकलती हैं। C, एक कार्बन और 1 2 3 हाइड्रोजन, तो CH3 ये 3 यहां से निकलते हैं, और यहां से क्या निकलता है, यहां से ये OH निकलता है। समझ रहे हैं, तो CH3 और OH ये सबसे पहले बाहर निकल जाते हैं। तो यही बात मैं लिखूंगा, CH3 और OH ये हमारा मेथिल एल्कोहल बनकर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद बचा क्या है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा है, H बचा है, तो H हम लिख देते हैं, समझिएगा
H बचा है, H हमने लिख दिया, फिर C भी बचा है, फिर OO बचा है, तो C हम लिख देते हैं, फिर OO लिख देते हैं, और यहाँ पे Na भी तो बचा है, तो यहाँ पे Na लिख देते हैं। समझ रहे हैं? तो HCOONA ये साइड प्रोडक्ट के रूप में हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बना, जो है क्या बन गया है यहाँ पे, तो ये हमारा बन गया है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल हमारा बन गया है। यहाँ पे ये सोडियम फॉर्मेट है, ये साइड प्रोडक्ट है, इसको कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। तो ये आप जान लिए ना कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या हम ये कह सकते हैं किसी क्षार के साथ हम क्रिया कराएंगे ना, तो हमें एल्कोहल प्राप्त होगा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। यह आपको बात पता होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा दूसरा हम देख लेते हैं, जो है अमोनिया से क्रिया। अगला हमारा आता है अमोनिया से क्रिया। तो अमोनिया से कैसे क्रिया करता है ये भी आप समझ जाइए। तो अमोनिया से क्रिया कैसे करेगा, तो एग्जांपल हम लिख लेते हैं। सबसे पहली बात हम फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड नॉर्मल सा हम फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे 6 मात्रा में हम फॉर्मल्डिहाइड को ले लेते हैं। तो ये देखिए हमने लिख दिया है CH2O। तो यहाँ पे हमने बताया ना, या तो HCHO लिख दें या CH2O लिख दें, ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड 6 मात्रा में हमने ले लिया। इसको हम क्या करेंगे, अमोनिया से क्रिया कराएंगे। अमोनिया यहाँ पे हम 4 मात्रा में अमोनिया ले लेते हैं NH3 को। मतलब अमोनिया हमने कितनी मात्रा में ले लिया, 4 मात्रा में। तो हमारा मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, तो वो हमारा बनता है CH2O का, मतलब CH2 का होल 6 N4, और उसके बाद यहाँ से 6 मात्रा में H2O बाहर निकलता है। यह आपको सबसे पहले याद रखना है कि CH2 का होल 6 N4 ये हमारा सबसे पहले क्या होता है, बाहर निकलता है, और 6 मात्रा में यहाँ पे जल भी हमारा साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। देखिए यहाँ पे है हमारा फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है। फॉर्मल्डिहाइड है जो अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया से क्रिया करके यह हमारा यूरोट्रोपिन बनाता है। ठीक है ना, यूरोट्रोपिन, यह हमारा यूरोट्रोपिन बनाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिएगा आप रासायनिक समीकरण, देखिए ये 6 मात्रा में CH2 है, ये देखिए 6 मात्रा में है, तो यही CH2 का होल 6 हमने यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे 4 देखिए नाइट्रोजन संख्या 4 है, तो ये 4 नाइट्रोजन यहाँ पे इसके साथ ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पे 4 3 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो यही 4 6 दूना 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन बाहर निकल गए हैं H2O बनकर। बात समझ रहे हैं? अरे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, आप कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे CH2 6 मात्रा में है ना, 6 मात्रा में CH2 है और यहाँ पे 4 मात्रा में नाइट्रोजन है, तो यहाँ से इतना, यहाँ से ये 4 नाइट्रोजन, यही निकल गए CH2 का होल 6 N4। और उसके बाद यहाँ पे अब बचा क्या, ओनली 4 3 12 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो 12 हाइड्रोजन के 6H2O लिख सकते हैं, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन बची हुई है, तो ऑक्सीजन हमने जोड़ दिया, तो 6H2O हमारा बन गया है जल। तो मैं आशा करता हूँ कि रासायनिक समीकरण भी समझ में आ गई होंगी। अंतिम हमारा इसमें आता है जो है उपयोग। तो उपयोग क्या होता है, इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। सबसे पहला इसका उपयोग याद रखेंगे कि फॉर्मेलिन के रूप में प्रशिक्षण के तरह कार्य इसका किया जाता है। दूसरा आता है प्लास्टिक के निर्माण में इसका उपयोग होता है, और तीसरा जो होता है औषधियों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा टॉपिक जो है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि देखा, फिर से अन्य विधियाँ हमने देखा, भौतिक गुण देखें, रासायनिक गुण देखें, फिर हमने आपको उपयोग भी बता दिया। तो ये इतना आपको लिखना पड़ेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, आपको फॉर्मल्डिहाइड जब भी पूछता है। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अदरवाइज अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, इतना मेहनत आप ही के लिए किया जा रहा है तो इतना तो कर ही सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए
नेक्स्ट हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो है एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि को हम जानेंगे आसानी तरीके से। कंसिस्टेंट ये पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आप देख भी सकते हैं, प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के पेपर भी आप देख सकते हैं। तो देखिए हमें एसिटल्डिहाइड कैसे बनाना है, यहाँ पे सूत्र देख सकते हैं CH3CHO। तो इसकी बनाने की यहाँ पे हमने विधि लिखा हुआ है प्रयोगशाला विधि, कि जब हम क्या करते हैं कि जब हम एथिल एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम जो यहाँ पे K2Cr2O7 है, ठीक है ना, और यहाँ पे H2SO4 है, तो इनकी उपस्थिति में यदि हम क्रिया कराते हैं तो हमें एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। मतलब सिंपल से है, एथिल एल्कोहल लेंगे, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया कराएंगे और ये दो हमारे क्या रहेंगे, यहाँ पे उत्प्रेरक की तरह कार्य करेंगे, ठीक है ना, K2Cr2O7 को और जो हमारा H2SO4 है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनके साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है वो हम देख लेते हैं जी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमसे क्या कहा गया, रासायनिक समीकरण हम लिख देते हैं। रासायनिक समीकरण में क्या लिखेंगे, जब एथिल एल्कोहल हमसे कहा गया है तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH। यह हमारा एथिल एल्कोहल हो गया। अब एथिल एल्कोहल को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ हम क्या कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे। अब किसकी उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, मतलब यहाँ पे हम क्या कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं। और किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे और किसके साथ कराएंगे जी, तो K2Cr2, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ K2Cr2O7 और प्लस इसके साथ क्या है, H2SO4 भी है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भी है। तो जब इन दोनों के साथ हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है, देखिए जब हम क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ से क्या निकलता है। सबसे पहले यहाँ से निकलता है ये दोस्त कि जब हम एथिल एल्कोहल को लेकर ऑक्सीजन के साथ हम इसकी क्रिया कराते हैं तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पे संयोग होता है। तो होता यह है दोस्त कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH ये बाहर निकलते हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ना, ये यहाँ पे आता है तो इसमें से दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन निकालता है और यहाँ से OH निकालता है। तो एक हाइड्रोजन और OH अगर दोनों जुड़ेंगे तो ये H2O हो जाएंगे कि नहीं, H2O। तो यही यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक OH बाहर निकल जाता है, तो ये हमारा सबसे पहले H2O बनकर बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद क्या बचा, CH3 बचा यहाँ पे, तो CH3 हम लिख देते हैं। अब फिर से यहाँ पे CH ही तो बचा, तो CH हम लिख देंगे और ये ऑक्सीजन आकर जुड़ गया है तो CHO हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और यही हमारा क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। यही हमारा क्या बन गया है जी, फॉर्मल्डिहाइड बन गया है। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्त, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, केवल हमने एथिल एल्कोहल को लेकर ऑक्सीजन के साथ हमने इसका क्रिया कराया है। तो होता यह है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH बाहर निकलते हैं, H2O के रूप में बाहर निकल गए और ये ऑक्सीजन आकर इसमें जुड़ गया है तो CH3 CH ही तो बचे तो CHO, तो यही CH3 CHO हमने लिख दिया है फॉर्मल्डिहाइड। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसका नाम एथिल एल्कोहल। चलिए इतनी बात समझ गए ना। चलिए तो ये था हमारा प्रयोगशाला विधि। इसमें आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, जहां पे आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल इसमें कोई आवश्यकता हमें नहीं है। दूसरा, ये तो प्रयोगशाला विधि हमने जान लिया। कभी कभी होता है एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि न पूछकर आपसे कह देता है कि औद्योगिक निर्माण की विधि लिखिए। तो इसके निम्नलिखित विधियां होते हैं, जिसमें से एक हम देख लेते हैं, जो है हमारा एसिटिलीन गैस द्वारा क्या बनाना, एसिटिलीन गैस द्वारा हमें फॉर्मल्डिहाइड बनाना है। तो सिंपल सी बात है जी,
एसिटिलीन हम गैस ले लेंगे तो एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H2 होता है, यही हमारा एसिटिलीन है। तो हम सिंपल सा क्या ले लेते हैं, यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिख देते हैं सीधा डायरेक्ट, रासायनिक तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एसिटिलीन ले लेते हैं। एसिटिलीन का हमारा सूत्र होता है C2H2, ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक है ना। और इसको हम क्या करा देते हैं, इसको हम जल से क्या करा देते हैं, क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम जल से इसकी क्रिया कराते हैं और इसके उपस्थिति में याद रखेंगे, तो किसकी उपस्थिति में, तो एक है हमारा H2SO4, एक है H2SO4 और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा AgSO4, ठीक है ना। तो H2SO4 की उपस्थिति में और AgSO4 की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो देखिए हमारा क्या बन जाता है, यहाँ से हमारा बनेगा ये दोस्त, ध्यान से समझेंगे तो यहाँ से ये दो हाइड्रोजन आते हैं और सबसे पहले यहाँ पे इन्हीं में ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ये हम कहें यहाँ से तो C2H3, ठीक है। तो ये हमारा देखिए यहाँ से कुछ खास नहीं होता है, ध्यान से आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, इस तरीके से मैं समझाऊँगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। अच्छा, इसको मैं C2H2 है, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे C और ऐसे हमें लिख सकता हूँ ना, C⋅H और फिर से C⋅H, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब ऐसे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दे देंगे ना, कार्बन है तो हम 3 बॉन्ड दे देते हैं तो CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि नहीं। इसी को C2H2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे भी आप भी देखेंगे तो एक कार्बन 2 ही कार्बन है और एक हाइड्रोजन 2 ही हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से लिखने से एक फ़ायदा क्या होगा वो आप समझिएगा, यही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं। एसिटिलीन गैस का नाम सूत्र होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमने लिख दिया। ये हम इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन आता है ना, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से आएगा और इस 2 बंध को तोड़ देगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस वाले पोर्शन में ऐड होगा। तो CH था ही, पहले तो CH था, ये 2 हाइड्रोजन और आ गया तो 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो CH3 हो गया। अब फिर से यहाँ पे CH और ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा तो CHO यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया कि नहीं, ये हमारा क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया कि नहीं, तो बिल्कुल बन गया। तो इस प्रकार हम सिंपल वे में भी इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम तैयार कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जब एसिटिलीन गैस को, एसिटिलीन गैस ये सामान्य इसका नाम है, तो जब एसिटिलीन गैस को हम क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया कराते हैं H2SO4 और AgSO4 की उपस्थिति में, तो हमारा एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। आपने समझ लिया, ये 2 हाइड्रोजन आकर इसमें जुड़ जाते हैं तो यही बन जाता है हमारा CH3 और CHO के साथ CH3CHO बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये था हमारा फॉर्मल्डिहाइड नहीं, एसिटल्डिहाइड। तो ये था हमारा एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, फिर से औद्योगिक निर्माण की विधि भी। अब हम जान लेते हैं इसका भौतिक गुण। तो इसका हम भौतिक गुण अब देख लेते हैं। तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। तो भौतिक गुण में सबसे पहला इसका गुण जो आता है वो ध्यान से समझेंगे कि यह रंगहीन होता है और तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। मतलब कोई इसका विशेष रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है जी, और इसका तीक्ष्ण गंध होता है, ठीक है ना, तीखा गंध इसका आता है। और वाष्पशील होता है और ज्वलनशील होता है, मतलब वाष्प की तरह होगा और ज्वलनशील होगा, जल जाएगा जी, जलाएंगे तो, ठीक है ना। अगला हमारा तीसरा होता है कि जल और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। ये जल में भी और कार्बनिक जितने भी विलायक हैं, जल मतलब जैसे कि पानी में भी घुल जाएगा और कार्बनिक विलायक मतलब एल्कोहल है, उन सभी में भी ये घुल जाता है। कौन, जो एसिटल्डिहाइड है।
अगला हमारा आता है कि इनका क्वथनांक 273 केल्विन होता है, मतलब एसिटल्डिहाइड का जो क्वथनांक होता है वो 273 केल्विन होता है। समझ के होंगे। अगला हमारा आता है इसका रासायनिक गुण। तो एसिटल्डिहाइड का रासायनिक गुण में हम सबसे पहले जानेंगे कि एसिटल्डिहाइड का यदि हम ऑक्सीकरण करा देते हैं तो क्या होता है। तो यदि हम एसिटल्डिहाइड का क्या कराएंगे जी, एसिटल्डिहाइड का यदि ऑक्सीकरण कराएंगे तो कैसे क्या होगा ये समझिएगा आप, ठीक है ना। चलिए, तो एसिटल्डिहाइड का यदि ऑक्सीकरण हम करा देते हैं तो एसिटल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण कराएंगे। एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड हो गया और इसका हमें ऑक्सीकरण कराना है। तो मतलब ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो ऑक्सीकरण हम इसका करा देंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कुछ खास नहीं होगा दोस्त, यहाँ का ये ऑक्सीजन आकर इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये CH3 है, CH3 है, तो ये CH3, फिर से C है तो C लिख देंगे। और यहाँ के एक ऑक्सीजन, यहाँ के एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएंगे और एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे है ना, तो यही जुड़ जाता है तो CHO हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये ऑक्सीजन आकर जुड़ गया इसमें, तो CH3COOH, तो यही CH3COOH बन गया। एसिटिक अम्ल यही तो हमारा है ना, एसिटिक अम्ल। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त हो रहा है किसका, जब हम एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। यहीं से हमें कैसे प्राप्त करेंगे वाले क्वेश्चन आता है कि एसिटल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करें। तो जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो मिल जाएगा। दूसरा हमारा आता है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोग होगा और हाइड्रोजन का संयोग होता है, ठीक है ना, तो वो हमारा अपचयन होता है। तो अब जाहिर सी बात है इसका अगर हम देखें तो इसमें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एसिटल्डिहाइड को ले लेंगे, CH3CHO, ये हमारा एसिटल्डिहाइड हो गया। अब अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो हाइड्रोजन से हम क्या करा देंगे, इसकी क्रिया करा देंगे। किसकी उपस्थिति में, तो Ni और या तो हम प्लेटिनम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा बन जाता है, यहाँ पे जो हमारा बन जाएगा CH3CH2OH बन जाएगा, ये हमारा बन जाता है। और इसका नाम क्या है जी, एक दो कार्बन है तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। आपको समझ में आया ये कैसे बना है। अरे कुछ खास नहीं हुआ है दोस्त, यहाँ का ये दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन ये है, तो इसको हम चाहें तो इस प्रकार दो हाइड्रोजन है, सॉरी ये दो हाइड्रोजन है तो H सिंगल बॉन्ड H ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन ना, एक ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा इसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है, और ये वाला एक हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है। समझ रहे हैं, तो CH3CH2 बनेगा कि नहीं, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन जुड़ गया है तो CH3CH2 बनेगा, और फिर से OH बन जाएगा तो CH3CH2OH बन गया। तो ये हमारा क्या है, एथेनॉल है, या इसी को हम एथिल एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तीसरा आता है हमारा कि टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया। अगर हम टॉलेन अभिकर्मक से इसकी क्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है, ये भी हम देख लेते हैं जी, ठीक है ना। तो कुछ खास नहीं होता है, अगर हम टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले एसिटल्डिहाइड को हम ले लेंगे, एसिटल्डिहाइड हमने ले लिया, और टॉलेन अभिकर्मक जैसे कि टॉलेन अभिकर्मक क्या है, Ag2O, ये हमारा एक टॉलेन अभिकर्मक है, इससे हम क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम क्रिया कराएंगे तो क्या होगा जी, यहाँ का ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन निकल कर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले CH3 और COOH बन जाएगा, समझ रहे हैं ना, CH3COOH, तो CH3COOH बन गया, और यहाँ पे Ag2 बचा। तो ये Ag2 मतलब क्या हम कह सकते हैं कि दो मात्रा में Ag ये बाहर निकल जाता है, और ये दो Ag जो है ना, इसी को हम रजत दर्पण कहते हैं,
रजत दर्पण। तो इस अभिक्रिया से हमें क्या मिलता है, रजत दर्पण का भी निर्माण होता है। और यहाँ पे ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। अच्छा, मैं नाम इसलिए बोल दे रहा हूं और बोलने के साथ लिख रहा हूं क्योंकि भूल कर भी आपको मिस नहीं करना है, सभी के नीचे आपको नाम लिखना जरूर है, अनिवार्य है जी नाम लिखना, ठीक है ना। चलिए, आशा करता हूं समझ के होंगे। अगला हमारा आता है उपयोग। तो जो एसिटल्डिहाइड है, इसका उपयोग क्या होता है, तो सबसे पहला हमारा उपयोग होता है कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। दूसरा इसका उपयोग होता है रंजक और औषधियों के निर्माण में, रंजक मतलब रंगों को बनाने में और दवाइयों को बनाने में। और तीसरा जो होता है प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, आप ले लीजिए इसका। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं कि आपको एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आगे हम फिर से मिलते हैं, ठीक है। चलिए, पहले इसका भी स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, आप ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो दो अभी हमने प्रयोगशाला विधि देख लिए। अब हमारा तीसरा जो प्रयोगशाला विधि आता है वो है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3। तो एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम कैल्शियम एसीटेट को शुष्क आसवन कराते हैं तो हमें एसीटोन का निर्माण हो जाता है। क्या करते हैं जी, ओनली हम कैल्शियम एसीटेट को लेते हैं और इसका शुष्क आसवन हम करा देंगे। कैल्शियम एसीटेट को लेकर शुष्क आसवन करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा जी, तो हमें एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो यहां पे हम देख लेते हैं जी रासायनिक समीकरण से। रासायनिक समीकरण, तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, कैल्शियम एसीटेट लेना है। कैल्शियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO और CH3COOCA, कैल्शियम एसीटेट। तो ये हमारा कैल्शियम एसीटेट का सूत्र है। और कैल्शियम एसीटेट का हम क्या कराते हैं, शुष्क आसवन इसका करा देते हैं। क्या कराते हैं जी, शुष्क आसवन, मतलब इसका शुष्क आसवन हम करा देते हैं। तो जैसे ही हम कैल्शियम एसीटेट को लेकर हम इसका शुष्क आसवन हम जब कराएंगे तो हमारा क्या यहां से निकलता है, सबसे पहले ये समझिएगा। तो यहां से हमारा निकलेगा ये दोस्त, यहां से, और यहां से हमारा देखिए क्या निकलता है, यहां से इतनी चीजें, यहां से ऐसे में बता दूं क्या, चलिए ऐसे में देखिए, यहां से इतनी चीजें, ये हमारा इतनी चीजें बाहर निकलती हैं। यहां से ये कैल्शियम निकलता है, कैल्शियम के साथ साथ ये हमारे ये इतनी चीजें बाहर निकलेंगी। सबसे पहले यहाँ से कैल्शियम और एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन ये बाहर निकलेंगे। तो क्या निकलते हैं जी, ये कैल्शियम कार्बोनेट के तरह CaCO3, ये CaCO3 ये हमारे बाहर निकल जाते हैं। तो बचा क्या, CH3COCH3। तो यही हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है CH3COCH3। और यही क्या है, इसी का तो नाम है एसीटोन। चलिए, थोड़ा पतला है बट समझ में आ गया होगा आपको, एसीटोन। तो इस प्रकार एसीटोन बनता है कि जब हम जो हमारा कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराते हैं तो हमारा एसीटोन का निर्माण हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि एसीटोन निर्माण की विधि जो है वो आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए, अगला हमारा आता है दूसरा, ये तो प्रयोगशाला विधि था। दूसरा हमारा आता है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि क्या है, तो कह रहा है कि जब आइसोप्रोपिल एल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन ताप पर हम गर्म करते हैं तो एसीटोन का निर्माण होता है।
मतलब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले आइसोप्रोपिल एल्कोहल को हम ले लेंगे, ठीक है ना। आइसोप्रोपिल एल्कोहल को हम लेंगे, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल हम यहाँ पे ले लेते हैं जी। तो इसका सूत्र होता है CH3CH3 CHOH। तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया। और इसको हम क्या करा देते हैं, इसको हम कॉपर के साथ हम इसकी क्रिया करा देंगे, और वो भी कितने 573 केल्विन ताप पर, 573 केल्विन ताप पर हम इसकी क्रिया करा देते हैं। मतलब कॉपर की उपस्थिति में हम क्रिया करा देंगे, सॉरी कॉपर के साथ थोड़ी ना कराना है, कॉपर के साथ नहीं, कॉपर के साथ नहीं होगा यहाँ पे, कॉपर की उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में यहाँ पे होगा। तो कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर हम क्या करा देते हैं, क्रिया करा देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा ये समझिएगा। यहाँ से हमारा देखिए क्या बनता है, जब हम ऐसे कराते हैं, जब हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ से ये हमारा प्रोडक्ट बाहर निकलता है। एक तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो 2 हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाते हैं H2 के रूप में। तो ये H2 गैस के रूप में ये बाहर निकल जाते हैं। तो बचा क्या, आप CH3COCH3 बचा। तो यही हम लिख देंगे CH3COCH3। तो यही हमारा क्या है, एसीटोन है। तो मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि एसीटोन कैसे प्राप्त करते हैं। चलिए जी, तो एसीटोन बनाने की अभी तक हमने प्रयोगशाला विधि देख लिया, औद्योगिक विधि देख लिए। अब हम जानेंगे एसीटोन बनाने की भौतिक गुण। तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है कि यह रंगहीन व मधुर गंध होती है। मतलब एक सुगंध युक्त, हम कह सकते हैं रंगहीन होता है और एक अच्छी गंध इसकी होती है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी कहा गया है, गंध वाली द्रव है, मतलब लिक्विड फॉर्म में ये पाई जाती हैं, जैसे कि पानी है उस फॉर्म में, और जल और कार्बनिक विलायकों में विलय होंगी। मतलब इसको अगर हम जल में घोलेंगे, जैसे कि पानी में घोलेंगे तो घुल जाएगा, और कार्बनिक विलायकों में भी घुलनशील होता है। इसका मतलब एल्कोहल में भी घोलेंगे तो घुल जाएगा, ठीक है ना। तीसरा इसका गुण यहाँ पे ये कह रहा है कि वाष्पशील और ज्वलनशील होता है। मतलब गैसीय रूप में होगा और ज्वलनशील होगा, जलाएंगे तो जल जाएगा। अगला हमारा आता है चौथा इसका कि जल से हल्का होता है। जल से हल्का होने का मतलब है कि इसका जो अणुभार होता है या अणुओं की मतलब इसका जो घनत्व होता है वो कम होता है जल की तुलना में, इसलिए तो ये जल से भारी है। जाहिर सी बात है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है जी। चलिए अगला हमारा आता है, अब हम जानेंगे एसीटोन बनाने की रासायनिक गुण। तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे अपचयन द्वारा। तो अपचयन द्वारा क्या बनता है, तो लिखा गया है एसीटोन का अपचयन होने पर आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनता है। तो जब हम क्या करेंगे, एसीटोन को ले लेंगे और एसीटोन का हम क्या कराएंगे, अपचयन करा देंगे। तो रासायनिक समीकरण हम यहाँ पे देकर समझा रहे हैं कि कैसे ये होता है जी, कैसे ये हो जाएगा ये आपको समझना है। हाँ जी, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एसीटोन को लेंगे, CH3COCH3, यह हमारा एसीटोन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एसीटोन को ले लिया है। अब एसीटोन का हम क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। अपचयन में क्या होता है, इतनी बात जानते हैं ना कि हाइड्रोजन का इसमें संयोग होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का हम संयोग कराते हैं। तो जब हम कराएंगे हाइड्रोजन अपचयन, मतलब हाइड्रोजन का संयोग होना। तो ये क्या होता है दोस्त, यहाँ पे ये होता है ना कि यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन है, इसमें से यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। ये जो 2H है, ये 2H है, इसको हम देखिए H और सिंगल बॉन्ड H इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए कि ये बंध टूटता है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बनेंगे, एक हमारे ये, एक ये। तो एक हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है
ये आकर इस ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आकर इस कार्बन के साथ जुड़ता है और ये वाला हाइड्रोजन इस आकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। समझ रहे हैं? तो क्या यहाँ पे बनेगा CH3 CHOH और फिर से CH3, तो ये हमारा बनता है जी। समझ रहे हैं? CH3 CHOH CH3 बनता है और इसी का नाम क्या है? इसी का नाम हम क्या कहते हैं? आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं। या इसी को याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को हम चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए एक CH3 है, एक CH3, दो CH3 है ना, तो हम CH3 का होल ट्वाइस हम लिख देंगे। अब फिर से यहाँ पे देखेंगे CH है तो ये हम लिख देंगे CH, और फिर से OH है तो OH लिख देंगे। तो या तो हम इस रूप में लिखे CH3 CHOH CH3, या हम लिख दे CH3 का होल ट्वाइस CHOH। यही हमारा क्या है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल का सूत्र है। तो जब हम क्या कराते हैं, जब हम एसीटोन का अपचयन कराते हैं तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? इस बात को याद रखेंगे। अगला हमारा आता है क्लोरोफॉर्म से क्रिया। अब अगर हम एसीटोन का क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे तो हमें क्लोरीटोन का निर्माण होता है। किसका? क्लोरीटोन का निर्माण होता है। कैसे होगा जी? तो इसका भी रासायनिक समीकरण अगर हम दें, चलिए एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, वही रासायनिक समीकरण। तो कैसे होगा? एसीटोन को लेंगे, एसीटोन का सूत्र होता है CH3 इस तरीके से CO। ऐसे हम लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भैया वही बात है, CH3 CO CH3 लिखें, या CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ हमने CO लिख दिया। समझ ही रहे हैं? वही बात है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ठीक है ना? तो ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, इसके साथ हम क्रिया करा देते हैं। क्रिया कराएंगे तो होगा ये दोस्त कि यहाँ पे ये सबसे पहले CH3 है, तो ये ऐसे ही हम लिख देते हैं CH3 ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कार्बन है तो कार्बन। अब यहाँ का ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये आकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो OH, समझ रहे हैं? CH3C और OH ये एक सिंगल बॉन्ड में जुड़ गया। अब फिर से एक और बॉन्ड है, उसके साथ ये कार्बन और ये Cl3 ये जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाता है? कार्बन और Cl3 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हमारा ये जुड़ जाते हैं इसके साथ। और इसी का नाम क्या है? इसी को हम कहते हैं क्लोरीटोन। क्या कहते हैं जी? क्लोरीटोन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। अंतिम में इसका उपयोग भी देख लेते हैं। इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं, जिसमें पहला उपयोग हम जानेंगे कि कार्बनिक विलायकों के रूप में इसका उपयोग होता है, रंजकों के निर्माण में, रंजक मतलब रंगों के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म भी बनाया जाता है इससे, जिसे सूंघने पर बेहोशी आती है, औषधियों के निर्माण में, दवाइयों के निर्माण में, वही इत्र के निर्माण में मतलब परफ्यूम के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, इसका सब कुछ हमने जान लिया। इसी तरीके से पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना है। अब वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी से। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। सॉरी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है हमारा चौथा, जो है बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब हम यहाँ पे जानेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो कैसे बनाते हैं जी, समझिएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जब बेंजाइल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के साथ CO2 की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार बेंजल्डिहाइड का निर्माण होगा जी। तो चलिए हम समझ लेते हैं कैसे हमें क्या करना है।
सबसे पहले हमें क्या लेना है, बेंजीन, जो हमें क्या लेना है, बेंजाइल क्लोराइड को हमें लेना है और उसको कॉपर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराना है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका रासायनिक समीकरण हम यहां पे लिख देते हैं, रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें बेंजाइल क्लोराइड को ले लेना है। तो बेंजाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो ये आप याद रखेंगे, क्या होता है जी, C6H5 CH2Cl, ठीक है ना। तो ये हमारा बेंजाइल क्लोराइड हो गया, C6H5 CH2Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया। इसके हमें दो अणु लेना है, तो या तो हम यहाँ पे दो लिख दें या एक और हम यहाँ पे लिख देते हैं C6H5 CH2Cl। तो ये हमारा सबसे पहले हमने क्या ले लिया है, बेंजाइल क्लोराइड ले लिया। अब इसको हमें क्या करना है, कॉपर नाइट्रेट के साथ इसकी क्रिया करा देना है। कॉपर नाइट्रेट का सूत्र होता है, कॉपर नाइट्रेट का सूत्र होता है CuNO3 का होल ट्वाइस, ये कॉपर नाइट्रेट का सूत्र है, मतलब NO2 दो बार है। तो अगर हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, Cu और यहाँ पे NO3 दो बार हम लिख सकते हैं इस तरीके से ना, समझ रहे हैं। या तो CuNO3 का होल ट्वाइस कर दें या दो बार NO2 हम लिख दें इस तरीके से बंद बनाकर, जिससे हमें समझ में आएगा। और इसकी उपस्थिति में हम किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं। किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हम इसको गर्म कर देते हैं। तो गर्म कर देंगे तो हमारा क्या यहाँ पे बनेगा, ये आपको सबसे पहले समझना है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ से क्या निकलता है ये समझिएगा। सबसे पहले ये दोनों बंद टूटते हैं, यहाँ का ये दो बंद टूटता है और CuCl, ठीक है ना, CuCl2 ये सबसे पहले हमारा बाहर निकलता है, CuCl2, ठीक है ना। सबसे पहले ये हमारा CuCl2 ये हमारा बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा ये समझिएगा, यहाँ से ऊपर वाले में थोड़ा सा ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर वाले की बात करें, C6H5CH और यहाँ से एक यहाँ से मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा देंगे और यहाँ से एक ऑक्सीजन हम लेकर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाएगा, C6H5CHO, और यही दो मात्रा में हमारा बन जाता है, इसी को हम लिख देते हैं C6H5CHO। बात आप समझ रहे हैं क्या हम कह रहे हैं। ऊपर वाले में हमने क्या किया, C6H5CH, दो हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे लिए C6H5CH, अब फिर से यहाँ का एक ऑक्सीजन इसमें ले लिए, तो C6H5CHO हो गया ना, तो C6H5CHO हमने लिख दिया। फिर से नीचे में भी C6H5CHO हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, नीचे में भी एक हाइड्रोजन, इसमें क्या NO2 बचे हुए हैं और इसमें भी NO2 बचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात हम कह सकते हैं कि HNO2 बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये साइड प्रोडक्ट के रूप में दो मात्रा में हम लिख देंगे HNO2, ये बाहर निकल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। रिएक्शन इतना इजी नहीं होता है, बहुत हम तोड़कर अब तब आपको बता रहे हैं कि समझ में आ जाए एक छोटे से लड़के को भी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड को ले लिया है, कॉपर नाइट्रेट के साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में गर्म किए हैं। तो गर्म किए हैं तो यहाँ से कॉपर, यहाँ से दो क्लोरीन सबसे पहले बाहर निकले हैं CuCl2 बनाकर। उसके बाद कुछ खास नहीं हुआ है, यहाँ पर देखिए C6H5CH और यहाँ से एक ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो C6H5CHO बन गया है। तो एक अणु ये है और नीचे में भी वैसे ही बना है, तो एक और हमने लिख दिया, तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ही ना हाइड्रोजन यहाँ से निकले थे और इसमें से भी एक ही हाइड्रोजन निकले थे, तो एक बचे हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन और NO2, तो वही HNO2 हमने लिख दिया है और नीचे में भी तो HNO2 है, तो दो हमने HNO2 लिख दिए हैं। समझ में आ गए होंगे। और यही सूत्र होता है बेंजल्डिहाइड का।
तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया। मैं आपको बता दूं बेंजल्डिहाइड को या तो ऐसे लिखते हैं या हम बेंजीन रिंग इस प्रकार बना देंगे, इसके ऊपर CHO इस तरीके से लिख देंगे, तो ये भी हमारा बेंजल्डिहाइड कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये बात आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। आशा करता हूँ कि सबसे पहली बात आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, अब हमें दूसरा अन्य विधियाँ भी हमें इसको जानना है। अब अन्य विधियाँ हम कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले आता है अन्य विधियाँ में जो है रोजेमुंड अभिक्रिया। अन्य विधियाँ भी हम जान लेते हैं। रोजेमुंड अभिक्रिया, अब रोजेमुंड अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले बेंजीन क्लोराइड हम ले लेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, बेंजीन क्लोराइड को ले लेंगे। बेंजीन क्लोराइड का सूत्र होता है, यह हमारा बेंजीन CuCl, बेंजीन क्लोराइड हो गया। अब बेंजीन क्लोराइड को हम क्या कराते हैं, बेंजीन क्लोराइड को हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करा देंगे। ठीक है ना, हाइड्रोजन से इसकी हम क्रिया करा देते हैं। अब किसकी उपस्थिति में, तो PD के उपस्थिति में, और या हम BaSO4 की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, इसकी क्रिया करा देते हैं। तो यहाँ से होता क्या है दोस्त, यहाँ से देखिए जब इनकी हम क्रिया करा देते हैं, 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो देखिए क्या होता है, होता यह है 2 हाइड्रोजन को हम चाहें तो H सिंगल बॉन्ड H ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है। होता कुछ खास नहीं है, यहाँ पे ये होता है कि एक हाइड्रोजन इस वाले के साथ जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है। तो अगर इसके साथ सबसे पहले इसके साथ जुड़ा तो HCl ये बन गया, तो ये HCl बनकर साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया। और एक हाइड्रोजन जो इसके साथ जुड़ा तो ये बेंजीन रिंग हो गया हमारा, ये बेंजीन रिंग हो गया। इसके साथ C और यहाँ से एक हाइड्रोजन आया था CHO हो जाएगा, तो CHO हो गया। तो ये हमारा हमने बताया था ना, बेंजीन के ऊपर CHO जुड़ा है, तो ये भी हमारा बेंजल्डिहाइड ही है। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो इसका नाम भी बस आप लिख लीजिए, इसका नाम है बेंजीन क्लोराइड। चलिए स्क्रीनशॉट आप लेने का टाइम में दूंगा। दूसरा आता है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो यदि हम इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं, अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम क्रिया कराएंगे तो देखते हैं कैसे बनता है जी। ठीक है ना, सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लेते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक हम ले लेंगे, ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ MgBr जुड़ गया। ये हमारा क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड एक अभिकर्मक हो गया। इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ हम किससे क्रिया करा देते हैं, एथिल फॉर्मेट से क्रिया करा देते हैं। एथिल फॉर्मेट का सूत्र होता है HCOOC2H5। ये हमारा क्या है, एथिल फॉर्मेट है। अब जैसे ही हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एथिल फॉर्मेट से हम क्रिया करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड का मतलब बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है, CHO। बेंजीन के ऊपर CHO जुड़ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या हमारा बन जाएगा, C2H5O MgBr, C2H5O MgBr बन जाता है। ये हमारा बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो गया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया। नहीं समझ में आया क्या आपको, नहीं आया, समझा देते हैं बाबू। कुछ हुआ नहीं है दोस्त, कुछ हुआ नहीं है। यहाँ से इतनी बात यहाँ पे ये देख लीजिए, ये HCO है, HCO है, HCO है। इसी को हम चाहें तो CHO लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, वही है, इधर उधर हमने केवल किया हुआ है, सॉरी
HCO है ना, HCO है, तो HCO को CHO लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही CHO जो आकर इस बंध को तोड़ दिया है और यहाँ पे जुड़ गया है, तो बेंजीन के ऊपर ये CHO जुड़ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, MgBr इधर बचे हुए हैं और इधर OC2H5 बचे हुए हैं। तो हमने पहले लिखा C2H5O MgBr, C2H5O MgBr, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया है। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। तो ये था हमारा बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि और अन्य जो अन्य विधियां में भी हमने दो देख लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए, दिखाई तो दे रहा होगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम जानेंगे इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण में हमें क्या क्या जानना है, तो इसकी निम्नलिखित विधियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले बात आ गया है कि यह रंगहीन होता है, मतलब रंगहीन वाष्पशील तेलीय द्रव होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भाप भी है, ठीक है, भाप रूप में अवाष्पशील तेलीय द्रव होता है। यह एक विषैला होता है, ठीक है ना। तीसरा इसका गुण आप याद रखेंगे कि यह मतलब इनकी गंध, यहाँ पे गंध रहेगा जी, इनकी गंध कड़वे बादाम जैसी होती है। कड़वे जो बादाम होते हैं उसकी जैसी होती है और जल में कम विलय होते हैं, मतलब कार्बनिक विलायकों में घुल जाएंगे परंतु जल में कम घुलते हैं जी, ये बातें हैं। अगला आता है रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में हमने दो चीजें लिख दिया है, एक ऑक्सीकरण और दूसरा है अपचयन। यदि हम बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या मिलता है ये हम देख लेते हैं, और फिर इसका अपचयन कराएंगे तो क्या मिलेगा ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बेंजल्डिहाइड का हम सूत्र जानते हैं, क्या है जी, C6H5CHO। या तो ऐसे लिख दें या एक बेंजीन रिंग इस तरीके से बना दें और उसके ऊपर CHO लिख दें, बात दोनों एक ही है। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो C6H5CHO हमने लिख दिया बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन से इसकी ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पे संयोग हो रहा है। चलिए मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा नीचे इसके लिए भी जगह चाहिए ना। चलिए यहाँ पे छोटा मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीजन का यहाँ पे संयोग होगा। यहाँ पे एक चीज़ें याद रखेंगे कि K2Cr2O7 और दूसरी बात H2SO4, ये दोनों की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, मतलब इन दोनों की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। तो जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये आकर इसमें जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जब जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, C6H5COOH बन जाता है। ये आप समझ गए। तो ये जैसे ये ऑक्सीजन आकर यहाँ पे जुड़ेगा तो C6H5COOH हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बना हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, C6H5COOH बन गया। इसी का नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल। यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ बेंजोइक। तो याद रखेंगे बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड से। उसके बाद अपचयन। अपचयन में हम जानते हैं इसका क्या होता है, अपचयन में क्या होता है जी, अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन का संयोग होगा, तो देख लेते हैं जी कैसे होगा। बेंजल्डिहाइड को ले लेंगे C6H5CHO, इसमें हम क्या कराते हैं, इसमें दो चीज़ों की उपस्थिति में, यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग होगा, अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग ही होता है, ठीक है। तो ये दो हाइड्रोजन हमने ले लिया है और इसको किसकी उपस्थिति में, जिंक की और HCl, जिंक या HCl की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, अपचयन कराते हैं। तो अपचयन कराएंगे तो दो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन आकर इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और एक और हाइड्रोजन आकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। तो सबसे पहले देखेंगे तो C6H5, ठीक है ना, C6H5 और फिर से C, एक H पहले से यहाँ पे है, यहाँ पे दो H में से एक H इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो दो H हो जाएंगे। O है तो O हमने लिख दिया, और फिर से यहाँ से एक और हाइड्रोजन जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा तो H हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो C6H5CH2OH बन जाएगा। तो C6H5CH2OH बन गया। इसका नाम है, ये क्या है, एक एल्कोहल ही तो है,
यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में OH जुड़ा हुआ है, तो OH जुड़ने का मतलब क्या है, ये एक एल्कोहल है जी, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला आता है इसका उपयोग में आप याद रखेंगे, इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं, बट मोस्टली हमने 3 लिख दिया है। सबसे पहले रंजकों के निर्माण में, मतलब रंगों के निर्माण में, सुगंध के निर्माण में, मतलब इत्र बनाने में भी किया जाता है, और कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। चौथा लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ये था हमारा बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, और अन्य विधियां भी हमने जाना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग भी हमने जाना है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अगला हमारा आता है जो है फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि। अब फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि में जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा रुकेंगे आप। इसमें एक फिगर हम ले लेते हैं। थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा कुछ सेकंड के लिए, जिससे कि ऐसा ही कुछ फिगर होता है, बट जो ये लिखा गया है ये सब नहीं होगा, ये दूसरे चीज़ का है, बट मैं फिगर आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या मिलाना है, कैसे मिलाना है, ठीक है। सेंड वाटर इन वाटर, यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है। इतनी बात सब सही है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें सुधार कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि जानना है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ इसमें हमें ग्लिसरॉल लेना है, थोड़ा और पतला में लिख दे रहा हूँ। ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है ना। ये एक गोल पेंदी का फ्लास्क है जिसमें हमने ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल लिया हुआ है। अभी हम समझा देंगे। ये एक सेंड होता है, एक बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें बालू रखा हुआ होता है। इसमें क्या है, बालू उष्मक है। इसको हम क्या कहते हैं, सेंड बाथ कहें, या इसी को हम कहते हैं बालू उष्मक, बालू उष्मक, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे। यहाँ से नीचे से गर्म करते हैं तो ये ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल आपस में क्रिया करके वाष्प बन जाते हैं। ये वाष्प बन के इसमें आते हैं, ये वाटर है। अब वाटर में क्या होते हैं, ये हमारे पास वाटर है, मतलब इस इधर से वाटर दिया जाता है, इधर से पानी हम देते हैं, इधर से पानी निकलता है। इसका नाम है जल संघनित्र। जल संघनित्र क्या करता है, पानी को, मतलब इसमें आने वाली जो वाष्पें होंगी उसको ठंडा करके लिक्विड में बदल देगा। वाष्प है, ठंडा होगा तो द्रव में बदलेगा ही, तो वो द्रव में बदल जाता है और यहाँ से ये आकर यहाँ पे हमारा फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, फॉर्मिक अम्ल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मिक ठीक है ना। तो फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। चलिए ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अभी मैं रिएक्शन बताऊंगा, ये फिगर भी बताऊंगा। सबसे पहले समझिएगा, फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब इसमें हमें देखना है, ये फिगर ही हमारा मेन है, इसी से हमने अब लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहले समझा दे रहा हूँ, फिर बोलूँगा तो आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले एक हम गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं,
ठीक है ना। सबसे पहले एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं जिसमें ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल इसमें मिला देते हैं। अब मिलाकर यहाँ पे इसमें बालू उष्मक पर इसको रख देते हैं। एक गोल पेंदी के फ्लास्क को बालू उष्मक पर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, इधर से हीट देते हैं। गर्म करेंगे तो ये ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल मिलकर और ये दोनों मिलकर हमें क्या बना देते हैं, ये फॉर्मिक अम्ल बना देते हैं। और फॉर्मिक अम्ल बनाएंगे तो फॉर्मिक अम्ल की वाष्पें प्राप्त होती हैं हमें, और ये वाष्पें इधर से क्या होती हैं, निकलती हैं। तो वाष्प रूप में निकलती हैं, मतलब गैसीय रूप में, और इधर से आती हैं। और ये है हमारा जल संघनित्र। ये क्या है, जल संघनित्र है, जिधर से इधर से वाटर दिया जा रहा है, इधर से निकल रहा है, जिससे कि ये वाला जो जल संघनित्र है वो ठंडा रहे। तो इधर से अगर वाष्पें गुजरेंगी ना तो वो क्या होंगी, ठंडा होंगे, और ठंडा होंगी तो लिक्विड में बदलेंगी, और लिक्विड में बदलेंगी तो ये द्रव रूप में इस ग्राह पात्र में फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो वही बात हमने लिखा हुआ है, देखिए हमने लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल लेकर बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल लेकर बालू उष्मक पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, जिससे फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, जिससे फॉर्मिक अम्ल जल वाष्पित होने लगता है। मतलब फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, वाष्प रूप में क्या होने, वाष्पित होने लगता है। इनकी वाष्पों को जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके, ये जो वाष्पें आती हैं तो इसको जल संघनित्र है इसके द्वारा ठंडा कर लिया जाता है। और ठंडा करके द्रवित, ठंडा मतलब यहाँ पे लिखा गया ना, जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके द्रवित करके ग्राह पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। द्रवित मतलब लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे जब ठंडा करेंगे तो उसके बाद इस ग्राह पात्र में हम एकत्रित कर लेंगे फॉर्मिक अम्ल को। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो इस प्रकार ये हमारा प्राप्त होता है जी। ये बातें हमने यहीं से बोला है, एक दो बार पढ़ेंगे और इसको फिगर को बना लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई भी ज़्यादा ये हार्ड नहीं है जी, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। बट ओनली ये लिखना ही नहीं है, बल्कि आपको सब कुछ यहाँ पे आसानी तरीके से आपको समझाना भी है, ठीक है। और यहाँ पे रासायनिक समीकरण भी आपको देना पड़ेगा। तो रासायनिक समीकरण मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, समझिएगा। एग्जाम्पल रूप में हम रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या लेना है, ग्लिसरॉल को ले लेना है। तो सबसे पहले हम ग्लिसरॉल को लेंगे और ग्लिसरॉल को हम ले लेते हैं। तो ग्लिसरॉल का सूत्र होता है C2OH CHOH और C2OH CH2OH। ये हमारा सबसे पहले ग्लिसरॉल का सूत्र है, आप इसको याद रख लेंगे, CH2OH CHOH CH2OH। ये हमारा ग्लिसरॉल है। और उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया करा देंगे। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH COOH। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल के साथ हम इसकी क्या कराते हैं, क्रिया करा देंगे। अब इसको हम दोनों को, ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक अम्ल को हम इससे गर्म कर रहे हैं, और गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे ये समझिएगा। सबसे पहले यहाँ से हमारा क्या निकलता है, यहाँ से हमारा H2O निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा ये आप समझिएगा, यहाँ पे समझना ही मेन है। ये रिएक्शन बहुत ही कम स्टूडेंटों को समझ में आता है, पर ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए क्या निकलता है, यहाँ से इतना, मतलब यहाँ से ध्यान से समझेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से दो ये OH निकलते हैं। सबसे पहले इन दोनों को गर्म करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH निकलते हैं। तो ये अगर दोनों निकल रहे हैं तो ये हमारा, ये दोनों निकलेंगे तो ये साइड प्रोडक्ट के रूप में H2O हम लिख दे रहे हैं। H और OH मिलकर H2O बनकर बाहर निकल गए। तो अब क्या बचा, यहाँ पे सबसे पहले इधर क्या मिलेंगे, CH2OH, फिर से CHOH और फिर से CH2। ये इतनी बात समझ गए ना, CH2OH फिर से CHOH
अब फिर से CH2, इतना हमने लिख दिया है। यहाँ से OH निकल गया है, यहाँ से H निकल गया है, तो बचा क्या है COOH, यही ना बचे हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे COO लिखेंगे, सबसे पहले COO, और फिर से COOH बचा है तो COOH, ये हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे ग्लाइसिरॉल मोनोऑक्सिलेट है, ठीक है ना, ग्लाइसिरॉल मोनोऑक्सिलेट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ग्लाइसिरॉल मोनोऑक्सिलेट, ये सब आप नाम याद रखेंगे, ग्लाइसिरॉल मोनोऑक्सिलेट तो ग्लाइसिरॉल मोनोऑक्सिलेट इसका नाम है, ठीक है। अब फिर से क्या होंगे, यहीं पे नहीं होंगे रहेंगे, फिर से इसको हम गर्म कर रहे हैं, इसको और गर्म किया जाएगा। तो और गर्म करेंगे तो जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे और हम गर्म करेंगे तो यहाँ से ये जो C और दो ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन हम लिख देंगे, 2 ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर ये बाहर निकल जाते हैं। तो अब बचा क्या, CH2OH बचा है, तो ये हम लिख देंगे CH2OH, फिर से CHOH, और फिर से CH2COOH, समझ रहे हैं ना, CH2OH CHOH और CH2 और फिर से COOH CH2COOH। तो ये हमारा अगला नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, इसका नाम है ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट, ठीक है ना, ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट, ठीक है, ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट, तो ये आप याद रखेंगे। अब फिर से हम क्या करते हैं, इस ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट को हम ले लेंगे और उसको फिर से हम क्या कराएंगे, जल से क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे, ठीक है ना। ग्लाइसिरॉल मोनोऑक्सिलेट को फिर से हम लेंगे, यह भी रिएक्शन यहीं पे नहीं होगा, फिर से इसको हम ले लेते हैं, तो ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट को हम ले लेते हैं, चलिए यहीं पे हम करा दे रहे हैं। तो फिर से इसको हम क्या करा देते हैं, ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट को HOH मतलब जल से हम क्या कराते हैं, इसकी क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम इसको जल से क्रिया करा देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपको ध्यान देने वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखिए क्या बनेगा, यहाँ से इतनी सब चीज़ें, सबसे पहले ये ग्लाइसिरॉल मोनोफॉर्मेट है, इसमें क्या देखिए, एक ये हाइड्रोजन है, ये आकर इनसे हमारा क्रिया कर लेगा, इनसे COO, इनसे ये क्रिया कर लेता है, और इनसे ये क्रिया कर लेगा। तो ये अगर क्रिया करेगा तो समझ रहे हैं क्या बनेगा, HCOOH, ये हमारा सबसे पहले बनेगा। तो इसको साइड प्रोडक्ट के रूप में मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, यहाँ पे इस अलग कलर से मैं लिख दे रहा हूँ, ये किस कलर में, ऐसे हम लिख देते हैं, ये माइनस के रूप में, ये बाहर निकल जाता है, HCOOH, ये हमारा बाहर निकल गया है। तो अब बचा यहाँ पे क्या, अब बचने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या बचा हुआ है, तो सबसे पहले CH2OH बचा है, फिर से CHOH, फिर से CH2, अब CH2 के बाद यहाँ पे OH, ये जो बचा हुआ है ये OH हमने यहाँ पर लिख दिया, मतलब CH2OH, फिर से यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, CHOH, और फिर से यहाँ पे CH2OH, ये हमारा बन गया है। और यहाँ पे ये हमारा जो साइड प्रोडक्ट रूप में निकला है, यही हमारा क्या है, यही हमारा बन गया है फॉर्मिक अम्ल, समझ रहे हैं। तो या तो इसको हम चाहें तो यहाँ पे लिखें, और या तो हम इसी को साइड प्रोडक्ट के रूप में ना दिखाकर, यहाँ पर मेन प्रोडक्ट हमारा यही तो बन रहा है ना, तो इसी को हम यहाँ पर इधर हम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लस देकर, या तो आप इधर लिख दीजिए, या तो मैं नीचे यहाँ पे प्लस देकर लिख दे रहा हूँ HCOOH, और यही हमारा फॉर्मिक अम्ल है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार ये पूरा रिएक्शन होता है दोस्त।
मैं एक बार और आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। मैं इसको समझाऊंगा, आप परेशान नहीं होंगे, मैं इसको समझाऊंगा क्योंकि ये हार्ड टॉपिक, इतना इजी टॉपिक नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि में सबसे पहली बात, इस फिगर को आप समझ ही गए होंगे, ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल लेकर गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो उसके बाद जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो क्या प्राप्त होता है, ग्लाइसिरोल मोनोऑक्जिलेट। देखिए ग्लिसरॉल को हमने लिया है और ऑक्जेलिक अम्ल को लिए हैं, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये ग्लिसरॉल है और ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। ग्लिसरॉल है और ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ हमने क्रिया कराया है। तो देखिए जब हमने क्रिया कराया तो यहाँ से H, यहाँ से OH ये बाहर निकल गए H2O के रूप में, और चुपचाप हमने CH2OH, केवल हमने क्या किया है, CH2 के साथ COO C2O COOH ये हमने जोड़ दिया है। फिर यहाँ पे फिर से हमने गर्म किया है तो फिर से यहाँ से CO2 बाहर निकल गया है। फिर से अदर जो भी कुछ बचा ये हमने सब कुछ लिख दिया है। इसी को ग्लाइसिरोल मोनोऑक्सिलेट कह रहे हैं, फॉर्मेट कह रहे हैं। और यही यहाँ से निकल रहा है तो ये हमने कहा ना जल संघनित्र में ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए ये जल से हम क्रिया करा रहे हैं। तो जल से हम क्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से COOH, यही हमारा फॉर्मिक अम्ल बनकर बाहर निकल जाता है। और उसके बाद ये बच गया हमारा साइड प्रोडक्ट CH2OH, ये हमने लिख दिया है CHOH CH2, अब फिर से यहाँ पे OH बचा है तो OH हमने लिख दिया है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बना, यही है फॉर्मिक अम्ल। तो मैं आशा करता हूँ फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि समझ के होंगे। इतना लिखने के बाद ये फिगर साइड में बनाइएगा और ये रिएक्शन लिखना अनिवार्य है, इसलिए मैं 2 बार आपको समझाया हूँ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देख लेते हैं इसकी अन्य विधियां। अब अन्य विधियां हम जानेंगे कि कैसे हम अन्य विधियों से भी इसको बना सकते हैं जी। अन्य विधियों से भी हम कैसे इसको फॉर्मिक अम्ल बना सकते हैं ये हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जब हम मेथिल एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो फॉर्मिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। अब कैसे होता है ये हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रासायनिक समीकरण, तो हमें क्या लेना है, हमें मेथिल एल्कोहल लेना है। मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। ये हमने मेथिल एल्कोहल ले लिया और इसको हम ऑक्सीजन के साथ क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा, यहाँ से हमें ये जानेंगे HCOOH, ठीक है। यहाँ से ध्यान से समझेंगे क्या बनता है हमारा, यहाँ से हमारा यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से समझिएगा एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH ये हमारे निकलते हैं। एक हाइड्रोजन और एक OH ही निकलेगा तो H और OH बनकर H2O बन जाएगा। H2O बनकर ये बाहर निकल गए, समझ रहे हैं ना, H और OH बनकर ये बाहर निकल गए। अब यहाँ पे बचा क्या, CH2 बचा है, तो ये CH2 बचा है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी बचे हुए हैं, ये आप याद रखेंगे। तो ये हमारे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले एक हाइड्रोजन को हम आगे लिख देते हैं तो H लिख देंगे CH और फिर HCOOH, ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, आप खुद सोच सकते हैं, ऐसे बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल हम लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, बात आप समझ रहे हैं। HOH ये बाहर निकल गए हैं तो बचा क्या, CH2 और दो O बचे हुए हैं। तो देखिए कार्बन एक है, 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे दे दिए, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे दे दिए। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, HCOOH। और यही हमारा क्या है, यही है हमारा फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या है, फॉर्मिक अम्ल है। इसको मैं लिख दे रहा हूं, तो फॉर्मिक अम्ल इस प्रकार बनता है। ये हमारा मेथिल एल्कोहल है,
थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा। चलिए अगला हम जान लेते हैं मेथिल फॉर्मिक अम्ल का भौतिक गुण। फॉर्मिक अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है जी? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका। तो भौतिक गुण में आपको याद रखेंगे कि रंगहीन होता है और तीक्ष्ण गंध युक्त वाला द्रव होता है। दूसरी बात, कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। और तीसरी बात, संक्षारक, मतलब किसी को चीज़ को सुरक्षा करने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है ना। चलिए इसका पहले आपने, चलिए इतनी बात जान ली हमने। अब हम जान लेते हैं इसका रासायनिक गुण। अब हम जानेंगे रासायनिक गुण। तो इसके निम्नलिखित गुण हैं, जिसमें से हम पहले जानेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। अगर हम क्या कराते हैं, फॉर्मिक अम्ल का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ये हमें देख लेना है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं जी। चलिए तो सबसे पहले फॉर्मिक अम्ल हम यहाँ पे ले लेंगे। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। फॉर्मिक अम्ल हमने ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करा देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से हमने यहाँ पे क्रिया करा दिया। तो जैसे ही हम फॉर्मिक अम्ल का क्या कराते हैं, फॉर्मिक जो अम्ल है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करा देते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से ये सोडियम निकलता है, ये सोडियम आकर इस हाइड्रोजन को हटा देता है इसके जगह पर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, HCOONA बन जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, HCOONA ये हमारा बन जाता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन ये है और ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलता है। समझ रहे हैं, HHO। तो यहाँ पे दो H है तो H2 और एक ऑक्सीजन यहाँ से हम ले रहे हैं तो H2O बन जाता है। फिर यहाँ पे CO2 ही ना बचा तो ये CO2 हम लिख देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है जी। और ये सोडियम फॉर्मेट का हमारा मतलब क्या हो जाता है, सोडियम फॉर्मेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। लिख भी सकते हैं सोडियम फॉर्मेट। चलिए तो ये आप आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम क्रिया कराते हैं तो ऐसे होता है। दूसरा हम जानेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसकी क्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है, ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मिक अम्ल को लेंगे, HCOOH को, और फॉर्मिक अम्ल को किससे करा देंगे क्रिया, हम करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे, कराएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ से एक H निकलता है, यहाँ से OH निकलेगा। समझ रहे हैं, यहाँ से एक H निकलता है, यहाँ से एक H, यहाँ से OH निकलेगा। तो ये H2O बनकर ये बाहर निकल जाएंगे। बचा क्या, HCOONA बचा, तो यही HCOONA। तो यही सोडियम फॉर्मेट फिर से बन जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी सोडियम फॉर्मेट कैसे बनता है जी। ठीक है ना। अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा आता है एथिल एल्कोहल से क्रिया। अब देख लेते हैं एथिल एल्कोहल से कैसे क्रिया करता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फॉर्मिक अम्ल ले लेंगे, HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल हो गया। और फॉर्मिक अम्ल को एथिल एल्कोहल से क्रिया करा देंगे तो C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल का सूत्र है। इससे अगर हम क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, कुछ होता नहीं है। ये C2H5 है ना, ये इसको क्या कर देता है, इस आकर हाइड्रोजन को हटा देता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCOO और फिर से C2H5 यहाँ पे जुड़ जाता है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, ये H2 बनकर ऊपर बाहर निकल जाता है, मतलब जलीय रूप में बाहर निकल जाता है। और ये हमारा क्या बना देता है, एथिल फॉर्मेट का निर्माण कर देता है, एथिल फॉर्मेट। तो आशा करता हूं समझ के होंगे। तो ये रासायनिक गुण आप याद रखेंगे। इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। सबसे पहले कपड़े और ऊन के क्या हम कह सकते हैं रंगाई में इसका उपयोग होता है, कपड़ों और ऊन की रंगाई में। फिर से
ऊन आप समझ रहे हैं ना, स्वेटर जो होता है जो बनता है उसी से। अगला आता है रबड़ के स्कंदन में, रबड़ जो होता है जिसको हम इरेज करते हैं उसके, या अदर जो भी चीज़ें रबड़ से बन रही हैं, ठीक है ना, गुब्बारे भी तो रबड़ के तरह से ही ना बनते हैं, तो उन सभी के क्या है स्कंदन मतलब मिलावट में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर से गेठिया के औषधियों के निर्माण में, गेठिया वाली दवाइयों में भी इसका उपयोग होता है, चमड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। पहले आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि बहुत देर से क्लासेस में चला रहा हूँ, पूरी तरीके से गर्मी हो चुका है और पूरा रूम ऐसे तो पैक है ही, फैन ऑन हमने किया नहीं है, जाहिर सी बात है कि वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यही मैं सोच कर पूरी तरीके से थक गया हूँ दोस्त। 2 टॉपिक आपका बच जा रहा है, एक कौन सा बच जा रहा है तो ये देख लीजिए, जो है बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, एक ये बच रहा है और एक अंत में एक और बच जा रहा है, बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, एक है एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। आपको पढ़ाई कर लेना है इसका, मैं बता दूं कैसे पढ़ना है। आप लिख लीजिए, अभी आप सर्च कर लीजिएगा एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि ब्रदर सर, सर्च कर लीजिए, वीडियो हमारे मिल जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ें जो हमारी क्या था, जो आपको छूट रहा था, जो है बेंजोइक अम्ल, तो ये बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि भी सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको बता दूँ केमिस्ट्री का आपके लिए हमने इम्पोर्टेंट नोट्स, अब इम्पोर्टेंट नोट्स हमने आपके लिए बना दिया है, इम्पोर्टेंट नोट्स बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट पूरी चैप्टर वाइज आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स हमने बना दिए हैं। यदि आप अगर आप केमिस्ट्री का सभी इम्पॉर्टेंट नोट्स चैप्टर वाइज लेना चाहते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे, फिर आपके सभी अभिक्रिया होंगे, ठीक है ना, ये सब कुछ आपको मिलेगा ओनली 99 रुपये में। अगर आप फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी लेना चाहते हैं तो इसमें 100 और ऐड कर लीजिए, मतलब 199 रुपये में आपको फिजिक्स के साथ साथ आपको केमिस्ट्री, इन दोनों के इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नोट्स को जरूर लीजिएगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, कहिएगा सर हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। इतना लिखकर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर PDF नोट सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।